सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लो का ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी क्या होती है और अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे डिफ़ाइन है और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ रोल आता है, कोर्ट में कहाँ पे यूज़ करा जाता है ये वर्ड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पसंद आई वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है, कोई जो प्लेंटिफ है उसने प्लेंट डाली कोर्ट के अंदर, अब वो प्लेंट एक्सेप्ट कर ली कोर्ट ने, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो समन भेजती है डिफेंडेंट पार्टी को। अब समन भेज दिया तो जो डिफेंडेंट पार्टी है उसे कोर्ट के अंदर अपीयर होना होता है और अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है 30 दिनों के अंदर अंदर। और जो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है वो उसे एक्सटेंड भी करवा सकती है 90 डेज़ तक, वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है अपना रीजनेबल ग्राउंड देके। ये तो हमारी पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई। अब जो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी का मतलब है, इसका मतलब ये है कि कब पार्टी को अपीयर होना है कोर्ट के अंदर और कब नहीं होना अपीयर, और अगर पार्टी अपीयर नहीं होती तो कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है। ये सारा हमारा ऑर्डर 9 सीपीसी के अंदर बता रखा है। तो रूल 1 इसका ये कहता है कि जो दोनों पार्टीज़ है उसे कोर्ट के अंदर अपीयर होना कंपलसरी है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। ये हम आगे के रूल्स में पढ़ेंगे क्या एक्शन ले सकती है। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि दोनों पार्टीज़ को कोर्ट के अंदर अपीयर होना कंपलसरी है ना। और जो डिफेंडेंट पार्टी है वो या तो खुद अपीयर हो जाए कोर्ट के अंदर या अपने प्लीडर को अपीयर कर दे कोर्ट के अंदर, पर अपीयर होना कंपलसरी है, जो भी डेट फिक्स करता है कोर्ट। साथ ही साथ इसमें ये भी बता रखा है कि अगर कोर्ट किसी डेट को एडजर्न कर देता है, मतलब आगे बढ़ा देता है या पोस्टपोन कर देता है, तो जो दोनों पार्टी से फिर उन्हें उस फ्यूचर डेट पर पड़ेगा। अब तो रूल 2 के अंदर हमारा ये बता रखा है कि अगर प्लेंटिफ 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने में अगर फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी। अब पहली कंडीशन कौन सी है, अगर मान लो जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट फीस पे करने में असक्षम हो जाता है तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सूट डिसमिस कर सकती है। दूसरी कंडीशन हो गई अगर प्लेंटिफ जो पोस्टल चार्जेस है वो पे नहीं करता। पोस्टल चार्जेस मतलब जो भी चार्ज लगता है समन्स को डिलीवर करने में, उन्हें हम कहते हैं पोस्टल चार्जेस। और तीसरी कंडीशन ये हो गई अगर प्लेंटिफ डुप्लीकेट कॉपी नहीं लगाता प्लेंट की, तो इस कंडीशन में भी जो कोर्ट है वो सूट डिसमिस कर देगी। अब रूल 3 के अंदर हमारा बता दिया कि अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर पार्टी अपीयर नहीं होती या दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं होती तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है उस सूट को डिसमिस कर देगी। रूल 4 में बता रखा है कि अगर मान लीजिए जो सूट है वो डिसमिस हो जाती है रूल 2 या रूल 3 की वजह से, तो इस कंडीशन में जो प्लेंटिफ है उसके पास फ्रेश सूट फाइल करने का भी ऑप्शन रहता है और साथ ही साथ वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर जो आपने ऑर्डर दिया है डिसमिस का उसे सेटिसाइड करके एक नया ऑर्डर पास करिए और जो हमारी प्रोसीडिंग्स है सूट की उसे कंटिन्यू कर दीजिए। ये दोनों रेमेडी अवेलेबल होती है प्लेंटिफ के पास रूल 4 के अंदर अगर सूट डिसमिस हो जाती है 2 और रूल 3 के अंदर। दोस्तों रूल 5 के अंदर ये बता रखा है कि जो हमारी कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगी अगर जो प्लेंटिफ है अगर वो 7 दिनों के अंदर अंदर न्यू समन्स के लिए अप्लाई नहीं करता। देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जो प्लेंटिफ है अब उसने एक समन भेजे डिफेंडेंट पार्टी को, पर जो समन्स है वो वापस आ गए अनसर्व्ड होके, तो इस कंडीशन में जो प्लेंटिफ है उसे 7 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ता है फ्रेश समन्स के लिए। और अगर प्लेंटिफ ने यह काम नहीं किया तो जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस कर देगा। अगर प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर 3 चीज़ें प्रूफ कर देता है तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सूट को डिसमिस नहीं करेगा, पर जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर देगा। वो कौन कौन सी 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये हो गई अगर प्लेंटिफ ये प्रूफ कर देता है कि उसने पूरी कोशिश करी पर उसके बावजूद भी जो डिफेंडेंट का रेसिडेंस है वो नहीं मिल पाया उसे। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर वो प्रूफ कर देता है कोर्ट में कि मैंने समन भेजे बार बार है ना, उसके बावजूद भी पर जो डिफेंडेंट है वो अवॉइड कर रहा है समन्स को। और तीसरी कंडीशन कोई भी अदर रीजनेबल ग्राउंड होगा, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगा। इसके प्रोवाइडो में ये बता रखा है कि जो कोर्ट है इस जो प्लेंटिफ है उसके पास इस रूल के अंदर भी ये पावर आ जाती है कि वो फ्रेश सूट डाल सकता है कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों इसके रूल 6 के अंदर ये बता रखा है कि क्या प्रोसीजर होगा अगर खाली प्लेंटिफ कोर्ट के अंदर अपीयर होता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर गौर फरमाती है। सबसे पहला
क्या समन्स उसे ड्यूली सर्व हो चुके हैं डिफेंडेंट पार्टी को। अगर प्लेंटिफ पार्टी ये चीज़ प्रूफ कर देती है कोर्ट के अंदर कि जो समन्स है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं और डिफेंडेंट रिसीव भी कर चुका है, उसके बावजूद भी वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो रहा, तो जो कोर्ट है वो इस कंडीशन में एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है, एक तरफा डिसीजन दे सकती है खाली प्लेंटिफ को सुन के। दूसरी कंडीशन इसमें आ जाती है कि अगर मान लीजिए जो समन्स है वो सर्व नहीं हुए और अनसर्व्ड वापस आ गए, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो नया समन बनाती है और उसे इशू करने का आदेश देती है। तीसरी कंडीशन इसमें ये हो गई कि अगर समन सर्व तो हो गए थे पर वो नॉट ड्यू इन टाइम के अंदर रहकर नहीं करे गए थे वो, मतलब जो डिफेंडेंट पार्टी है उसके पास इनसफिशिएंट टाइम था कि वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाए और अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। अगर डिफेंडेंट पार्टी ये चीज़ कोर्ट के अंदर प्रूफ कर देती है तो जो कोर्ट है वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगी और एक न्यू डेट ऑफ हियरिंग अपॉइंट कर देगी और साथ ही साथ नोटिस कर देगी दोनों पार्टीज़ को कि आपको इस डेट पर अपीयर होना है। पर इसमें यह चीज़ बता रखी है कि अगर प्लेंटिफ के फॉल्ट की वजह से जो समन्स है वो सर्व नहीं हो पा रहे थे ड्यू टाइम में, तो जो कोर्ट है वो कॉस्ट भी लगा सकती है प्लेंटिफ के ऊपर कि आपकी वजह से पोस्टपोन हुई है कोर्ट की जो हियरिंग की है, तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके रूल 7 में ये बता रखा है कि क्या प्रोसीजर रहेगा अगर डिफेंडेंट पार्टी अपीयर हो जाती है पोस्टपोन डेट पे, जो हमारी एडजर्न डेट होती है उस पर अपीयर हो जाती है और एक अपना सफिशिएंट ग्राउंड दे देती है कोर्ट को कि वो क्यों अपीयर नहीं हुई थी। तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये सफिशिएंट ग्राउंड है, तो इस कंडीशन में वो प्रोसीडिंग चालू कर देगी। और साथ ही साथ अगर उसे लगता है कि डिफेंडेंट के डिफेंडेंट का यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट था तो उसके ऊपर वो कोस्ट भी लगा सकती है। अब इसके रूल 8 में बता दिया क्या प्रोसीजर रहेगा कि अगर खाली डिफेंडेंट पार्टी अपीयर हो जाए, जो प्लेंटिफ पार्टी है वो अपीयर ना हो, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट है वो डिसमिस कर देगी सूट है। तो दोस्तों इसके रूल 9 में ये बता रखा है कि अगर मान लीजिए जो सूट है वो डिसमिस हो जाती है रूल 8 की वजह से, तो इस कंडीशन में जो प्लेंटिफ है उसके पास से एक राइट छीन लिया जाएगा। जो प्लेंटिफ है वो फ्रेश सूट नहीं डाल सकता कोर्ट के अंदर, बस खाली उसके पास एक ही रेमेडी बचेगी, वो खाली कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस ऑर्डर को सेट असाइड करके, जो डिसमिस का ऑर्डर था उसे सेट असाइड करके एक नया ऑर्डर पास किया जाए रीस्टोरेशन ऑफ सूट का।